गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को जो साइंस का असाइनमेंट दिया गया है उसका आंसर आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो आंसर है वो ये देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक रीड कभी करते नहीं हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आंसर लिखना कहाँ से है। क्योंकि मैं पहले ही बताई थी कि सारे आंसर बुक में हैं, बस आप बुक अच्छे से रीड कीजिए, आपको आंसर सारे मिल जाएंगे। तो ये देखो, डार्विन्स ऑब्जर्वेशन है ना। तो ये वाला जो है ना, सब मेजर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द व्योज विच हेल्प डार्विन टू प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जो डार्विन्स के ऑब्जर्वेशन है उन्होंने हेल्प किया है। ये कौन सा नंबर का आंसर है? तो ये आंसर नंबर में 5 है ना। ये आंसर नंबर 5 है। तो ये देखो 4 मार्क्स का आंसर है, तो 4 मार्क्स के आंसर हैं, और ये आपको सीजी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उनको सेंड करना है ना। तो इस वजह से ये जो पूरा आंसर है ना वो आपको नोट करना है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है उसको कैसे कट करना है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसी से तो पता चलेगा ना कि किसको कितनी लाइनें समझ आती है, और टेक्निक भी पता चल जाएगा। तो ये आपका 5th नंबर का आंसर है। ओके, नेक्स्ट बता रही हूँ मैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ्स। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर में आप इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ्स, ये जो 3 लाइंस का आंसर है इसको आप कंप्लीट लिखोगे, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब उसके बाद ये जो है ना, उसके बाद ये आपको जो हेडिंग है ना वही बस लिखना है। पीएच एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आफ्टर पीएच ऑफ ब्लड एंड लाइफ प्रोसेसेस, पीएच ऑफ सलाइवा और आफ्टर सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स एंड पीएच ऑफ सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ये आपको ओनली पॉइंट लिखना है, डिटेल्स में नहीं लिखना है। अब किसी ने लिख लिया होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको डिटेल नहीं लिखना है। बट यहाँ पर बोला गया है कि जो टूथ होता है ना, उनके लिए 5.5 जो पीएच होती है वो क्या वैल्यू रहती है करके। तो ये पीएच ऑफ सलाइवा है ना, इसको हेडिंग डाल के क्या करोगे आप, डील करोगे। ये जो 3 लाइन है ये वाला, ये आपका जो पीएच वैल्यू वाला आंसर नंबर 3 या 4 है ना उसका आंसर है, ठीक है। तो याद रखना, ये आपको बुक में मिला है, कहीं और से नहीं मिल रहा है ना, सिर्फ बुक में ही सारे आंसर है। तो ध्यान से बुक रीड करते हो सारे आंसर मिल जाते, ठीक है। अब वैसे तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मिल गया होगा, लेकिन जिन्होंने नई बुक रीड किया तो बुक रीड करो बेटा, सारे क्वेश्चन के आंसर बुक में ही है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको मैं एसिड रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स जो है उसके बारे में तो एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। तो आप यहाँ पर देख लेना कि जो कॉमन सॉल्ट्स हैं है ना, उनके नेम, कंपाउंड्स हैं उनके नेम यहाँ पर कुछ दिए हैं, और कुछ मैंने आपको कॉपी में एक्सप्लेन भी की हूँ। तो वो आप लोगों को करना है, एसिड एंड बेसिक रेडिकल कॉलम बना के बस उसका नेम लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बेटा, मैं आपको पीएच स्केल बदलूँ, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एक्सप्लेन की थी है ना, कि केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है करके, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कंपेयर करते हैं। इनका डिफरेंस मैं पूरा क्लियर की थी आप लोगों को, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज़ द कॉमन टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। दैट मीन्स क्या बोला जाए, इक्वल टू बी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर हो जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप ये जो बॉडी टेम्परेचर वाला है ना 98.6 फ़ारेनहाइट, ये वाला आंसर नहीं करोगे बेटा, ठीक है। इसको मैं ढूंढी हुई है, थोड़ा सा वो है, आपको खुद थोड़ा सा मतलब कि मेहनत करना पड़ेगा है ना। लेकिन ये है, देखो, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40। मतलब कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में जिसकी वैल्यू एक समान होती है वो क्या होती है, -40 होती है, ठीक है। अब बोलोगे ये कहाँ से आया मैम करके, तो देखो इसको सॉल्व यहीं से करना है, ठीक है। यहाँ से लेके चलना आप लोग। रिलेशन बिटवीन, ये कौन से नंबर का आंसर है, आंसर 2 है ना, देख लो। रिलेशन बिटवीन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कैन बी एस्टाब्लिश एज फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये वाली लाइन भी आप लिखोगे, ये वाली लाइन भी लिखोगे, बट यहाँ पर आप लिखोगे ये वाली, यहाँ से आपको ऐड करना है F इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू T, ठीक है। मतलब कि फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस इज़ इक्वल टू टी। तो जहाँ जहाँ पर फ़ारेनहाइट है वहाँ पर भी टी रखोगे, और जहाँ पर सेल्सियस है वहाँ पर भी आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे, टी की वैल्यू पुट करोगे। और जब आप दोनों साइड को इक्वल लेकर सॉल्व करोगे तो इक्वल आने के बाद में आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, -40, ठीक है। तो यही आपका क्या है, आंसर 2 होगा। इसका सॉल्यूशन ज़रूर करना, ओके। नेक्स्ट इधर ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। तो जो हीट है
वो वन पार्ट टू अनदर पार्ट या फिर वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस कैसे ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में हमको रीड करना है, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और ये आंसर नंबर 3 भी है आपका, ठीक है। जब क्वेश्चन आंसर मैं सेंड करी थी तो उसमें आपको एक टॉपिक में ये कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन इन सब की डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में क्या गए हैं, मतलब अपने एटमॉस्फेयर को कंपेयर करके क्या करना है, इन तीनों में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है पता है, ये जो कन्वेक्शन है, कंडक्शन है एंड रेडिएशन है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका एक एक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तो एक जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा, वन डिफरेंस एंड सेकेंड इज़ देयर एग्जाम्पल्स, ओके। तो ये आपको करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट सबसे पहले फर्स्ट इज़ कंडक्शन, ठीक। तो कंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मटेरियल रिक्वायर्ड ये सबको रहने दो। यहाँ पर देखोगे जो कंडक्शन, बस आप इतना याद रखना कि जो हीट ट्रांसफ़र है, मतलब कि जो हीट है वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ना। तो जो हीट कंडक्शन है, मतलब कि जो कंडक्शन किस में फॉलो होता है, सॉलिड में। सॉलिड का मतलब क्या होता है, जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं, मतलब कि ठोस बोला जाएगा, है ना, उनमें किसके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो सॉलिड में होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो, हमारे घर के जितने भी यूटेंसिल्स हैं, है ना, सारे जो बर्तन हम यूज़ करते हैं अपने घर में वो क्या हैं, सॉलिड है। और सॉलिड के थ्रू ही क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या होगा, कंडक्शन होगा। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर देखो, आप सभी को बुक मिल चुकी है, आप लोग बहुत अच्छे से रीड कीजिए। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर एक रॉड है और रॉड में वैक्स के थ्रू यहाँ पर क्या किए हैं, ऑल पिन को ऐड कर दिया, मतलब कि लगा दिए हैं। यहाँ पर भी वही काम किए हैं, ऑल पिन है और वैक्स के थ्रू उसको क्या किए हैं, लगा दिए हैं। यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, एक यहाँ पर जो ये है, मतलब कि जो है ना, इसको हमने क्या किया है, कॉर्नर में रखा है, ठीक है। और सेकंड वाला जो क्या है, इनके बीच में रखा हुआ है। आप देखोगे कि जो फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट पार्ट, इनिशियली पार्ट से क्या होता है, वाइब्रेट, मतलब हीट स्टार्ट होता है और वो एंड पार्ट तक क्या होता है, पास होते रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है, उसमें जो ऑल पिन है वो क्या होते हैं, मेल्ट होकर क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ये जो मोमबत्ती वैक्स वो लाइट है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाते हैं। तो इसका जो ये मिड पॉइंट है, यही बस क्या होता है, मतलब यहीं तक बस क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है। और इस पार्ट में क्या होता है, अच्छे से पास नहीं हो पाता है, मतलब हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। दैट्स वाई ये जो बीच वाला पार्ट है, यहीं से ही क्या होता है, इस मिडिल टर्म से ही क्या होता है, वैक्स मेल्ट हो जाता है और यहाँ से ऑल पिन गिर जाती है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो आप। यहाँ पर आपके पास बुक है, तो देखो, हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन इज कॉल्ड अ हीट कंडक्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ substance. Based on heat conductivity, substances can be classified into 3 types, ठीक है। अब ये जो मतलब कि कंडक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर पे, मतलब जो भी सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं हीट करने के लिए उसके नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब सब्सटेंसेस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस 3 टाइप्स के नहीं होते हैं, ये जो कंडक्टिविटी होती है ये 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इंसुलेटर्स, पुअर कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स का मतलब क्या होता है, ज़ीरो कंडक्टिविटी, मतलब कि आप उसको सुबह से शाम तक हीट पे रखे रहोगे लेकिन उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आप हमारे घर में एग्जांपल ले सकते हो, बैकेलाइट के हैंडल रहते हैं हमारे घर में, रहते हैं कि नहीं रखे हो, कुकर में या फिर चाय बनाने वाली वो हैंडल में देखे होगे, ब्लैक कलर का वो रहता है। वो कितना भी कुकर इतना गर्म रहता है हम उसको छू नहीं पाते, लेकिन वो हम उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उसमें हीट क्या होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता। इसमें एग्जाम्पल दिया है एबोनाइट एंड एस्बेस्टॉस, ठीक है। पुअर कंडक्टर्स मतलब कि जिनमें क्या होता है, बहुत धीरे से या फिर क्या बोलते हैं, बहुत कम उसमें क्या बात ईज़िली क्या करता है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो डू नॉट ईज़िली अलाउ हीट टू कंडक्शन, एग्जांपल वुड और ग्लास, ठीक है। कंडक्टर दैट मीन्स ईज़िली क्या हो जाते हैं, वो हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ईज़िली कंडक्टेड बाय मेटल्स एंड वाटर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन इंक्रीजिंग वाटर कंडक्टिविटी, ये आपको गिवन है। इंसुलेटर्स आर पुअर कंडक्टर, मतलब वेरी पुअर कंडक्टर, दे आर पुअर कंडक्टर एंड दीज आर कंडक्टर्स, ओके।
और यहाँ पर देखना एक एग्जांपल ये भी याद रखना कि जैसे आप कन्वेक्शन एंड क्या बोलते हैं कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में ना मीडियम होता है, ठीक है। मीडियम यहाँ पर देखो, ये जो सॉलिड है ये मीडियम है, इस रॉड के थ्रू क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये रॉड नहीं होता तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होता क्या, नहीं होता, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि जो कंडक्शन होता है और जो कन्वेक्शन होता है उसमें क्या होता है, सीसी में क्या होता है, मीडियम होता है। क्या होता है, मीडियम होता है। कोई ना कोई मीडियम होगा जिसके थ्रू क्या होता है, जो हीट है वो क्या होता है, वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस क्या करता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। लेकिन जो रेडिएशन होता है, कौन होता है, रेडिएशन, उसमें किसी भी टाइप का मीडियम नहीं होता है, इसमें किसी भी टाइप का ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, जो सनलाइट है, जो सन की लाइट अर्थ पर आती है और हम पर पड़ती है ना, तो सन के बीच में और हमारे बीच में कोई ऐसा वायर है या कोई ऐसी सॉलिड रॉड है क्या जो हम तक हीट को पहुंचाती है, नहीं आती है ना। तो वो सिर्फ एक क्या है, लाइट, मतलब कि एक बोल सकते हो आप, वो है, रेडिएशन है। तो जिसमें क्या होता है, रेडिएशन में क्या होता है, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में क्या होती है, मीडियम होती है, ठीक है। तो चलो आपको कन्वेक्शन बताते हैं। यहाँ पर देखिए, कन्वेक्शन को मैं डायरेक्ट आपको इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पर देखो, जो हल्की चीज़ रहती है ना, मतलब कि जो गर्म चीज़ रहती है वो हल्की होने के कारण क्या होती है, नॉर्मल, मतलब कि मैं आपको लैंग्वेज में बता रही हूँ कि देखना, जब पानी गर्म होता है ना तो पानी की भाप ना गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, ये आपको पता है। मतलब पानी गर्म हुआ, उसकी स्टीम ऊपर क्यों गई, बिकॉज वो क्या हो गया था, लाइट वेट हो गया था, ओके। तो वैसे ही जो हॉट एयर है ना वो हमेशा ऊपर रहती है, और जो कोल्ड एयर है ना, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो नीचे रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है, और जो लाइट वेट रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं। तो वैसे ही जो हमारा ये एटमॉस्फियर है ना, यहाँ पर हॉट सैंड एंड ये जो कोल्ड रिवर है उसमें क्या होता है, जो हॉट एयर है ना वो ऊपर जाती है और कोल्ड एयर कहाँ आती है, नीचे आती है, ठीक है। और उसके बाद फिर से कोल्ड एयर यहाँ पर क्या होती है, सैंड, क्योंकि दिन में बहुत गर्म रहती है, आपको पता है ना कि दिन में, मतलब कि जो डे में है वो सैंड, मतलब रेत क्या होती है, बहुत गर्म होती है। तो कोल्ड एयर फिर इसके कांटेक्ट में आती है ना, तो वो गर्म हो जाती है, मतलब हॉट हो जाती है, और फिर से हॉट एयर कहाँ चली जाती है, ऊपर चले जाती है, ठीक है। और फिर से ये ठंडी होने के बाद कहाँ आती है, नीचे आती है, मतलब एक सर्कल बन गया। लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है वो हो किसके रहा है, कौन से मीडियम में हो रहा है, एयर के साथ हो रहा है। अगर एयर नहीं होता तो हॉट एयर कहाँ होती, ऊपर नहीं जाती, और कोल्ड एयर क्या होती, नीचे नहीं आती। तो इसमें मीडियम क्या है आपका, एयर है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है, कन्वेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, और इसका क्या लिखना है, बुक में आपको एग्जाम्पल ढूंढ के लिखना है, ठीक है। और रेडिएशन का अभी मैंने बताई हूँ कि जैसे कि डज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम, मतलब कि वही बता रहे हैं कि कन्वेक्शन और कंडक्शन में मीडियम की ज़रूरत होती है। थिंग्स अबाउट द हीट obtained through the sun, air is absent in space, then how do we receive the heat from the sun। मतलब वही बात हो रही है कि जो स्पेस में है वो एयर absent रहती है, तो फिर वो जो सन की रेज़ है वो हम तक कैसे पहुंच रही है। तो यहाँ पर जो रेडिएशन है उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो इससे पूरा का पूरा आपको जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन के आंसर है वो भी क्लियर हो गए, और प्लस ये कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको अपने ओन वर्ड्स में बहुत अच्छे से अरेंज करके आप लोग असाइनमेंट बनाइए, और 8 अक्टूबर तक स्कूल्स में सबमिट कीजिए। और हाँ, अपनी साइंस की कॉपी, साइंस सब्जेक्ट की कॉपी भी लेकर आओगे, मैं चेक करूँगी कि किसने कॉपी बनाई है और किसने नहीं बनाई है। ओके, बाय।